देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये दोगली नीति कब तक चलेगी और किस तरीके से चलेगी? आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे कोरोना काल में, संक्रमण के कार्यकाल में सबसे अधिक कर्मचारियों ने सेवा दिया और खासकर निश्चित तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बड़ी भूमिका रही है, डॉक्टर और जिस तरीके से डॉक्टर और नर्सेज हॉस्पिटल उपलब्ध थी, उसी तरीके से ये डाटा एंट्री ऑपरेटर भी पूरे सिस्टम को अपडेट करने के लिए अपने जान जोखिम में डाल के काम करते रहे। आज स्थिति क्या है? उनको रविवार के दिन भी काम कराया जाता है। आप कह रहे हैं कि हम शोषण नहीं करते, बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, और शायद यही कहीं ना कहीं आक्रोश नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक करने के लिए कहीं ना कहीं ये कारण बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। 8 बज गए हैं और निर्धारित कार्यक्रम केवल सच न्यूज फेसबुक पेज के लाइव सीरीज में हम आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को लेकर आज हम फेसबुक लाइव थे। और आज का जो मुद्दा है वह है संविदा पर कार्य कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर का। साथ ही साथ बिहार के सभी विभागों में, बोर्ड में, निगम में, समितियों में आजकल एक होड़ सा मच गया है संविदा पर लोगों को नियुक्त करने का, रोजगार देने का एक बड़ा सपना दिखाकर सरकार यह कोशिश कर रही है, यह चाह रही है और यह बतलाने की कोशिश भी करती है कि हमने रोजगार सृजन किया है, बहुत से लोगों को रोजगार दिया है। लगभग पूरे बिहार में, बिहार के सभी 38 जिलों में सरकार के विभाग, निगम, बोर्ड, समितियों में लगभग 10 लाख से ऊपर संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। सरकार तो यह आंकड़ा दिखाती है कि हमने रोजगार के द्वार खोले हैं, बेरोजगारी दूर करने की कोशिश की है। कुछ मामले में यह बात कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जहां पे बिल्कुल रोजगार सृजन की बात ही नहीं होती थी, वैसे दौर में नीतीश कुमार के सुशासन सरकार में, सुशासन इसलिए करें कि ये नीतीश कुमार का कमिटमेंट है, उनका ये कथन है, उनकी वाणी है। हम लोग नहीं कहते कि सरकार सुशासन की है या सरकार किस तरीके से काम करे, हम उस पर बात करेंगे। पूरे बिहार में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो कार्य चल रहा है, डाटा ऑपरेटर में कंपनी को बहाल करके जिस तरीके से युवाओं को रोजगार देने का एक बढ़िया माध्यम बनाया सरकार ने, उससे बढ़िया माध्यम बन गया संविदा पर बहाल करने वाली कंपनी का। कई कंपनियां काम कर रही है बिहार में, विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट लेती है कि हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो डाटा ऑपरेटर के रूप में हो, चाहे वो मैन पावर सप्लाई के रूप में हो, या विभिन्न तरीके से संविदा पे आजकल काम चल रहा है। आजकल तो बिहार में कुर्सी से लेकर हर सामग्री और ग्रुप डी से लेकर अधिकारी तक संविदा पे नियुक्त हो रहे हैं। जरूरत क्या है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। और आज का जो मुद्दा है, हम लोगों ने इसलिए इसको उठाया है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को, क्योंकि बड़े पैमाने पे बिहार के सभी जिलों में जैसा जैसा जिला, उसी तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली, उनके साथ भेदभाव, शोषण, प्रताड़ना, तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार के संज्ञान में है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के संज्ञान में है। बल्कि कोरोना के काल में ये डाटा एंट्री ऑपरेटर सब लोग जहां डर के मारे घर में दुबके हुए थे, उस दौर में, इस कोरोना के संक्रमण के महामारी के दौर में ये डाटा एंट्री ऑपरेटर अपनी पूरी सेवा दे रहे थे। चाहे वो कोरोना से संक्रमित हो जाए या फिर रविवार कहीं दिन क्यों ना हो, उनको घर पे छुट्टी मनाना मना था। यूं ही नहीं कि सिर्फ कोरोना के काल में, बल्कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, इनको 30 दिन की सेवा ली जाती है।
इनसे और वेतन 26 दिन का ही दिया जाता है। कई मुद्दे हैं, कई चीजें हैं, कई बातें होंगी। बिहार सरकार और खास करके राज्य स्वास्थ्य समिति ने बिहार के सभी सिविल सर्जन के माध्यम से जब ये एक दौर चला, जब बिल्कुल काम करने वाले लोग नहीं थे, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे लोगों को मदद पहुंचाया जाए, किस तरीके से आम जनता को सुविधा प्रदान की जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए पहले 10 साल के पहले एक नया दौर शुरू हुआ कि अपने अपने स्तर से सिविल सर्जन लोगों को नियुक्त कर लेते थे। धीरे धीरे यह प्रथा बदली और संविदा का रूप लिया और अब तो यह कारपोरेट कल्चर का रूप ले रहा है। लेकिन व्यवस्था कारपोरेट का नहीं है, बल्कि बिहार सरकार का यह स्वास्थ्य विभाग में बड़े ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों का जमघट है, जैसा कि कहा जाता है। सच क्या है किसी से नहीं छुपा, सबको ही जानता है कि आजकल स्वास्थ्य विभाग में मंगल पांडे के इस मंत्रालय में किस प्रकार का अमंगल का वातावरण है, यह किसी से नहीं छुपा। अखबार में, पत्रिका में, टेलीविजन पे या सोशल मीडिया के माध्यम से ये भले ही जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, पर हकीकत क्या है यह आप जमीनी स्तर पे जब जानेंगे, जब आपके घर में कोई संविदा पे काम करने वाला कोई आपका बेटा हो, कोई भाई हो या कोई साथी हो, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस विभाग में बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर हमारे पत्रकार शशि रंजन सिंह और राजीव शुक्ला ने एक खबर लिखी थी। आप इस खबर को देख सकते हैं, ठेके पर सरकार। और हमने इसमें यह जानने की कोशिश की थी, हम बहुत ज्यादा आज समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि हमने जब इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश की, पूरे बिहार के लगभग 400 डाटा एंट्री ऑपरेटरों से हमारी बात हुई है और उन लोगों ने जो मुझे बताया है, जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन अंदरूनी सच्चाई जो हमने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त किया है, वह सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनको कहीं ना कहीं उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दोहन किया जा रहा है। अगर हमारे बिहार में, बिहार लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है और यहाँ तो लोकतंत्र की जननी बिहार है, यहाँ से लोकतंत्र की स्थापना वाला यह प्रदेश है, युवाओं का प्रदेश है, जहां नक्सलवाद, अपराध, गुंडागर्दी के आतंक से जब बिहार निकला 2005 के नवंबर में, तो एक नई उम्मीद की किरण जगी। लोगों को लगा कि यह बिहार अब बेहतरीन होगा, एक अच्छा माहौल बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, अपराध मुक्त वातावरण बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त विभाग बनेगा। लेकिन सुशासन की सरकार में खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली स्थिति बन गई। लालू का जंगल राज तो ओपन था, ये माना जाता था कि ये लालू जी का राज है, लालू राबड़ी का राज है, यहाँ पे आग्रह करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आज की तुलना अगर पिछली सरकार से किया जाए, तो कुछ मामलों को अगर छोड़ दिया जाए, तो भ्रष्टाचार करने वाले अपराधियों पर, भ्रष्टाचार करने वाले पदाधिकारियों पर सरकार का एक अंकुश रहता था, एक भय का वातावरण रहता था। लेकिन आज भ्रष्टाचार में लिप्त IAS, IPS, छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी रोज जेल जा रहे हैं। आप अखबार की सुर्खियों में, टेलीविजन के न्यूज़ों पर आप ये रोज देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़े पदाधिकारी जेल जा रहे हैं। किस कारण भाई? भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार किसके लिए, ये तो उनको बताना है। लेकिन भ्रष्टाचार अगर सरकार के निगरानी में हो, भ्रष्टाचार अगर विभाग के निगरानी में हो और भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी सिस्टम को हो, इसके बाद भी अगर उस पर अंकुश नहीं लगे, तो निश्चित तौर पे चाहे वह विभाग हो, समिति हो, बोर्ड निगम हो या फिर नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री, सबका मिली भगत है इस बड़े रैकेट में और सब कोई मिलके बिहार के राजस्व को लूट रहा है। जब मैंने ये खबरें, हमारे पत्रकार ने जब ये खबर छापना शुरू किया, कई सीरीज में छापा, अगले अंक में भी हम इसको छापेंगे, प्रकाशित करेंगे, तो धमकियां मिलने लगी। कई लोगों का सच सामने आने लगा, पता चलने लगा कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के मालिक का
संबंध बड़े बड़े राजनेताओं से है, बड़े बड़े पदाधिकारियों से है और इनका बहुत बड़ा हुजूम है। बल्कि इनकी कंपनी दो कंपनी है, दोनों कंपनी को मर्जर करना था, लेकिन आज तक नहीं हो सका और कई जगहों पर इसके लिए आरोप पत्र भी दाखिल हुआ है। लेकिन बिहार है, नीतीश कुमार है, यहाँ सब कुछ संभव है क्योंकि यह सुशासन है नीतीश कुमार के अनुसार। प्रत्येक दिन सरकारी नौकर, चाहे वो ग्रुप बी के हो या फिर ग्रुप ए के, सब लोग अपने निर्धारित समय से अपने कार्यालय जाते हैं और उनको नियमित वेतन मिलता है, समय के साथ काम करते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं और इसी के तहत जो बेरोजगार युवा हैं, युवाओं के हितैषी कहे जाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी यहाँ सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, युवाओं पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, युवाओं का प्रदेश, युवाओं का देश कहते हैं, पर युवाओं का जिस तरीके से शोषण इस बिहार के स्वास्थ्य विभाग के डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ हो रहा है, बल्कि यूं कहें कि सारे संविदा कर्मियों के साथ हो रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर को जितना वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, बल्कि जो 2012 में बहाल हुए, 2013 में बहाल हुए, 14, 15, 16, 17, 18, 19 किसी वर्ष में बहाल हुए, वेतन एक सा। क्या किसी सरकारी पदाधिकारी या किसी कर्मचारी का ऐसा है क्या? अगर किसी ने अपना लंबा सेवा अवधि दिया है, जिसने 2013 से लेकर 2022 तक सेवा दिया है, अगर उसको भी उतना ही वेतन मिले, जो 2021 और 2022 में ज्वाइन करे उसको भी उतना ही वेतन मिले, तो निश्चित तौर पे यह कहीं ना कहीं आपस में वैमनस्यता स्थापित करती है, आपस में मनमुटाव करने के लिए बाध्य करती है। और हो रहा है, उर्मिला जो कंपनी है, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये फर्स्ट फ्लोर बिहारी सदन श्री कृष्णापुरी बोरिंग रोड पटना 8 लाख में स्थापित है ये कंपनी। और ये कंपनी बड़ी ही चतुराई से, बड़े ही कारगर तरीके से काम कर रही है। बेल्ट्रॉन भी संविदा पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली करता है, लेकिन वह उसकी योग्यता लेता है, उसका कंप्यूटर का परीक्षा लेता है, उसमें जो उत्तीर्ण करते हैं उन्हीं लोगों को रखा जाता है। लेकिन उर्मिला बहुत आगे चल गया है, बहुत आगे बढ़ गया है और इसके अप्रोच इतने ताकतवर हो चुके हैं, ये इतने प्रभावशाली हो चुका है इस पूरे बिहार में, तो उसको इन सब चीजों से वो ऊपर है। बल्कि नीतीश कुमार के, बिहार सरकार के, सुशासन सरकार के, श्रम विभाग के, श्रम मंत्रालय के, श्रम नियम के, कानून के धज्जियां उड़ा रहा है। इसके बावजूद भी कोई यहाँ बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, चाहे वो सीतामढ़ी के हो, दरभंगा के हो, बेगूसराय के हो, गया के हो, रोहतास के हो या किसी जिला के, स्थिति सभी जगह एक समान है। इनको वेतन जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हमारी कई लोगों से बातें हुई, लोगों ने कहा कि मुझे 8,000 मिलता है, किसी ने कहा कि 9,000 मिलता है, किसी ने कहा 10,000 मिलता है, किसी ने कहा 11,000 मिलता है। एक पत्र है हमारे पास, इस पत्र में 18,846 रुपया प्रत्येक माह देने के लिए एक प्रस्तावना भेजा गया 2020 में। अक्टूबर 2020 में रवीश किशोर, जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, आज भी हैं, उप सचिव सह प्रभारी संजीवनी के रूप में, उनका एक पत्र है। यह पत्र सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास भी होगा, सिविल सर्जन साहब के पास भी होगा, सब लोग के पास होगा। इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि 18,846 रुपया, जिसमें कंप्यूटर के टूल्स के लिए 900 रुपया, मिनिमम बजट के हिसाब से 11,726 रुपया, ईपीएफ के नाम पे 1,524 रुपया, ईएसआईसी के नाम पर 381 रुपया, सर्विस चार्ज पर मंथ 1,440 रुपया और जीएसटी भी 28,17। जीएसटी किस बात? आप जीएसटी किस बात का ले रहे हैं? यह सर्विस है, सेवा दे रहे। किस भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या कर्मचारी को जीएसटी लगता है? मुझे ये बताएं। सरकार को इस बात को गंभीरता से समझना होगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये दोगली नीति कब तक चलेगी और किस तरीके से चलेगी? आप एक तरफ कहते हैं कि हमारे कोरोना
काल में, संक्रमण के कार्यकाल में सबसे अधिक कर्मचारियों ने सेवा दिया और खासकर निश्चित तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बड़ी भूमिका रही है। डॉक्टर और जिस तरीके से डॉक्टर और नर्सेज हॉस्पिटल में उपलब्ध थी, उसी तरीके से ये डाटा एंट्री ऑपरेटर भी पूरे सिस्टम को अपडेट करने के लिए अपने जान जोखिम में डाल के काम करते रहे। आज स्थिति क्या है? उनको रविवार के दिन भी काम कराया जाता है। आप कह रहे हैं कि हम शोषण नहीं करते, बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, और शायद यही कहीं ना कहीं आक्रोश नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक करने के लिए कहीं ना कहीं ये कारण बन रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है, और यही कारण है कि 18-20 दिन के अंदर में 2 बार मुख्यमंत्री पे हमला हो जाए। तो ये तो आप गौर करने वाली बात है कि ये कहीं ना कहीं कह दिया गया कि मानसिक दिवालियापन के कारण उनको पीछे से तबला चला और पटाखा छोड़ दिया गया। लेकिन ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में संविदा कर्मियों का शोषण हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आग अंदर ही अंदर सुलग रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां सरकारी नौकरी नहीं मिलने के कारण लोग हताश थे, निराश थे, परेशान थे, उनको एक उम्मीद की किरण जगी कि चलो संविदा पर ही सही, लेकिन काम तो मिले, कुछ तो काम मिले। अगर हम दिल्ली में जाके अगर 20,000 रुपया पगार पाते हैं, और हमको अगर बिहार में रह के अपने गांव के, अपने जिला में रहकर अगर 10,000 15,000 की सैलरी अगर हमको मिल जाता है बगैर कोई कमीशन खोरी के, तो निश्चित तौर पे एक राहत का एक विषय था। लेकिन कहां किसी को पता था कि इस तरीके से इस खेल में पदाधिकारी कंपनी के साथ मिली भगत करके L1 और L2 का पैसा हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटरों से वसूल किया जाए। कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि दाल में काला ही है। और इसी कारण से कंपनी सरेआम श्रमिकों का शोषण कर रही है, उन पर तालिबानी हुकूमत चला रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री को, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव जो प्रत्यय अमृत, उनको पूरी बात मालूम है। ईडी संजय कुमार सिंह को पूरी बात मालूम है। सब कोई जानता, बिहार का पढ़ा लिखा हर व्यक्ति जब जानता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को ना तो नियमित वेतन मिल रहा है, ना ही सही समय पर उनका ESIC और PF का पैसा कट रहा है, और उनको 30 दिन सेवा उनसे लिया जा रहा है जबरन। आपको मजबूरी में रविवार को भी नौकरी करना है, अगर नौकरी करना है, संविदा पर अगर काम करना है, कंपनी आप पर ज्यादा खुश ना हो जाए और आपको बाहर ना निकाल दे, इसके लिए आपको रविवार के दिन भी आपको वहां नौकरी करने जाना है। हमारे कई साथियों ने कहा, कई डाटा एंट्री ऑपरेटर, मैं आज आपको बता रहा हूं ताकि बिहार के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो इस बात को समझे, उनको समझना चाहिए और समझना होगा। अगर आज भी इस कलयुग में कहा जाता है संघे शक्ति कलियुगे, आप एकजुट नहीं है, आपकी एकजुटता नहीं दिखती है, कहीं ना कहीं विचलित है, आप संघर्ष नहीं कर पा रहे सही ढंग से, ना ही आपकी आवाज बुलंद करने वाले जो ग्रुप है वो आपकी वास्तविक आवाज को मीडिया तक पहुंचने देना चाहता है। कई ऐसे भी लोग हैं जो कंपनी से दलाली कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर है जिनसे सूचना लेकर हमारे कई मीडिया के लोगों ने बड़े स्तर पे बाजार बनाया है, अपना काम बनाया है। लेकिन ये केवल सच अपने काम के लिए जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी ये हक की लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाए। जिसको जो करना है, चाहे जिस तरह का धमकी देना है वो देते रहे। रोज फोन आता है मुझे बम से मारने की, गोली सुड़ाने की, मेरे ऊपर उर्मिला इन्फोटेक के मालिक कुमार अविनाश ने हमारे ऊपर लीगल नोटिस भेजा, हमारे पत्रकार पर लीगल नोटिस भेजा, हमने जवाब दिया इसका। और ये कंपनी कुछ बड़े IAS अधिकारी को बदनाम भी कर रही है। उनके आड़ में एक काला धंधा जो चल रहा है, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। कई लोगों ने कहा कि PF 2 बार काटा जा रहा है, ये क्या मजा, क्या इस तरीके से चलेगा बिहार? हमारे संविदा कर्मी पूरी सेवा दे रहे हैं, उनसे काम लिया जा रहा है, और इतना सब कुछ जानने के बाद कोई सिविल सर्जन नहीं है, अगर एक भी सिविल सर्जन के अंदर अगर उनका जमीर जिंदा है और उनके परिवार का भी कोई अगर सदस्य संविदा पे काम कर रहा है तो उसकी पीड़ा समझनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर के बच्चे हैं,
ये कोई विदेशी बच्चे नहीं जिनका साथ शोषण हो रहा है, और होना है तो होने दो और हम चुप रहेंगे। कंपनी और पदाधिकारी फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से अपना खेल चला रहे हैं, और सरकार सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही है। आज एक खबर आया संविदा के काम करने वाले जो जमीन नापने वाले अमीन है उन पर कि तो इनको भी नियमित वेतन मिले। आज के अखबार में यह प्रकाशित है। एक अच्छा आदेश निर्गत किया है पटना उच्च न्यायालय ने, और यही आदेश बिहार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों पर भी लागू होना चाहिए। निश्चित तौर पर समस्या का निपटारा हो जाएगा। अरे जो युवा काम करना चाहते हैं उनसे काम लीजिए, अगर जो युवा कुछ बेहतर देना चाहता है उससे सेवा लीजिए, ना कि आप उनका मानसिक शोषण कीजिए, उनको प्रताड़ित कीजिए। आप जितना उनसे सेवा ले रहे हैं 12 घंटे आप काम देते हैं, 10 घंटा से ऊपर ही काम लिया जाता है, लेकिन आज उनकी स्थिति कितनी दर्दनाक और भयावह है आप सोच सकते हैं। उसी विभाग में काम कर रहा है, संविदा पर काम कर रहा है कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर, और उसी विभाग में काम कर रहा सरकारी जो कर्मचारी है उसके वेतन में आसमान और जमीन का अंतर। यह माना कि हम संविदा कर्मी हैं, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं। हमारा वेतन भी कुछ इसी प्रकार होना चाहिए ताकि मेरे अंदर का जो जमीन है वो भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर ना करे। अगर हमारा सेवा अगर है 8 घंटे का और सरकारी कर्मचारी का भी सेवा है 8 घंटे का, तो किसी का वेतन 70,000 और किसी को 10,000, तो निश्चित तौर पे यह ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक शासन है। यह कहना गलत नहीं है। हम लोग को समझना होगा, हमें इस बात को गंभीरता से लेना होगा। ये आउटसोर्स है क्या? आउटसोर्सिंग है क्या? अगर आप सरकारी कर्मचारी नियुक्त करने में अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर समझती है सरकार, तो आप संविदा पर ही बहाली कर रहे हैं, करिए। पर यह संविदा आप खुद क्यों नहीं करना चाहते? आप संविदा कर्मी और सरकार का जो विभाग है, यही तो विभाग में अगर संबंध रहे तो क्या दिक्कत है? ये बीच में जो कंपनी दलाली करने का जो एक कंपनी बीच में लॉन्च कर दिया गया, चाहे वह विभाग कोई हो, जीविका का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या कहीं भी नगर विकास का मामला हो, आजकल हर जगह संविदा कर्मी, और स्वास्थ्य विभाग जीवन से जुड़ा हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग में जितना भ्रष्टाचार एक चरम पर है, और माननीय मंत्री जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो कि भ्रष्टाचार है कि क्या है, चाहे वो PMICL का मामला हो, चाहे हेल्थ सोसाइटी का। भारत सरकार की तमाम योजनाएं बिहार में संचालित हो रही है। हमारे पास एक डायरी है, और इस डायरी में राष्ट्र स्वास्थ्य समिति का डायरी है। पूरे डायरी में लगभग 1 दर्जन से ऊपर विज्ञापन है, और यह विज्ञापन ये बताता है कि किस तरीके से सरकार फंड देती है और क्या मिलता है। ये आप बढ़िया से समझ सकते हैं। अरे जो काम करने वाला जो संविदा कर्मी है, जब उसको आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं, जब आप उसको ESIC और उसका PF कवरेज ढंग से नहीं हो पा रहा है, कंपनी 2-2 महीना 3-3 महीना पर वेतन देती है, किसी को कुछ देती है, किसी को कुछ देती है, और जैसे ही स्थिति भयावह लगता है कि संविदा कर्मी अब एकत्रित हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, तो कंपनी बदल भी दिया जाता है। अब कई कंपनियां बदली, पहले कई सिविल सर्जन अपने अपने माध्यम से, कंपनी आउटसोर्स के माध्यम से लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर रखते थे। धीरे धीरे करके उर्मिला इन्फोटेक और उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो यहाँ लाकर सबको एक छत के नीचे लाया गया। लाया तो गया, लेकिन खेल बड़ा हो गया, करोड़ का घोटाला। अगर यही संविदा, अगर स्वास्थ्य समिति अगर डायरेक्ट करे तो उसको परेशानी क्या है? जब सरकार कंपनी को 20,000 रुपया हमारे संविदा कर्मियों को देने के लिए दे रही है, जैसा कि ये पत्र बता रहा है कि 18,846 रुपया का जो प्रावधान है, पता नहीं अभी लागू है कि नहीं, और मुझे जहां तक जानकारी है अभी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर को 10,000 11,000 से ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, और आप उनसे GST भी ले रहे हैं। ये दोगली नीति किसके लिए और क्यों?
क्या रिश्ता है स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य समिति का उर्मिला इन्फोटेक से या उर्मिला इंटरनेशनल से? क्या संबंध है? इस बात को समझना होगा। क्यों खुश करना चाहते हैं पदाधिकारी इस कंपनी को, और कंपनी कौन कौन पदाधिकारी से मिली भगत करके डाटा एंट्री ऑपरेटरों को लूट रही है? अगर हम कुछ गलत बोल रहे हो, अगर हमारी जानकारी में अगर आपको कुछ लगता हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे आप बोल सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा काम लिखना है, हमारा काम बोलना है। हम सरकार के संज्ञान में ये बात लाते रहे हैं, लाएंगे और तब तक लाते रहेंगे जब तक हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर भाइयों को न्याय नहीं मिले। कई लोग हैं, हमारे एक राज ने लिखा है कि सर हम लोग बहुत शोषण हो रहा है, क्या करें, हम लोग मजबूर हैं, पेमेंट का मात्र 45% हिस्सा मिलता है। सर आप चाहे तो हम लोगों की जिंदगी शोषण से बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है यश राज साहब, हम एक आवाज लगा सकते हैं और निश्चित तौर पे आपकी ये खबरें, ये केवल सच पत्रिका आपको न्याय दिलाएगा, क्योंकि हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, आपकी बात को मजबूती से अपने पत्रकारिता के माध्यम से सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं, जो आने वाले दिनों में पटना उच्च न्यायालय हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, यह दस्तावेज आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और हमने लिखा है, मंत्री जी नहीं चाहते हैं नरसिंह संतानों का हो जांच, कई मुद्दे इस पे हमने लिखा था, जो मैंने आपको दिखाया कि ठेके पे है सरकार, ठेके पे है सरकार। यह सरकार चाहती क्या? अगर जितना पैसा सरकार दे रही है हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर को, अगर ईमानदारी से वो यही पैसा जो 18,846 रुपया है, अगर ये सीधी संविदा कर्मियों को हाथ में दिया जाए तो निश्चित तौर पे एक बड़े स्तर पे एक खुशहाली का माहौल बनेगा और सरकार के प्रति एक विश्वास जगेगा। जिस कर्मचारी का, चाहे वो संविदा पर हो या फिर सरकारी कर्मचारी हो, अगर उसका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक समय का दोहन अगर होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आक्रोश होगा और आक्रोश में आदमी कभी भी गलत निर्णय ले सकता है। सरकार की गोपनीयता भंग हो सकती है। सरकार जिस कंपनी को अपना सब कुछ हवाले कर दिया है, इस बात की क्या गारंटी कि जो हमारे बिहारी मजदूरों का शोषण कर रहा है, जो संविदा के नाम पे पूरे देश में एक नया दौर चल रहा है, वो क्या भरोसा कि वह कंपनी हमारे डाटा को किसी गलत हाथों में न दे दे? इस बात की क्या गारंटी? और बिहार सरकार के श्रम विभाग, भारत सरकार का पीएफ और ईएसआईसी का भी एक कर्तव्य बनता है कि इन कंपनियों पर नकेल कसने की कि आखिर क्यों नहीं समय पर पीएफ कवर हो पाता। क्या यह लोग भी शामिल हैं इस पूरे खेल में? श्रम विभाग एक तरफ दावा करता है, मजदूरों के उत्थान की बात करता है, मजदूरों के पलायन की रोकने की बात करता है। अगर बिहार में अगर इसी तरीके से शोषण होता रहेगा तो ये जो 10 लाख संविदा कर्मी है, अगर यह पलायन कर गए तो नीतीश कुमार जी आपकी चूल हिल जाएगी। और मंगल पांडे जी से तो मतलब ही नहीं, उनको क्या मतलब है? उनको तो सबका हाथ है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं कि इनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि बिहार और बिहारी कहा जाए। इनको तो सिर्फ सत्ता के सिंहासन से मतलब है। और आजकल तो नीतीश कुमार को इससे मतलब ही नहीं, वो तो अब इस फुर्सत में है, इस गुमान में है कि आज नहीं तो कल मोदी जी के आशीर्वाद से हम उपराष्ट्रपति बन जाएंगे और यहाँ बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो जाएगा और फिर नया आएगा दौर और फिर नई कंपनी भी आ सकती है, फिर नया संविदा का एग्रीमेंट हो सकता है, फिर नया खेल चलेगा और जो संविदा पे आज काम कर रहे हैं हो सकता है कल ना रहे। क्योंकि आज भी 90% ऐसे लोग हैं संविदा पे काम करने वाले जिनको ज्वाइनिंग लेटर आज तक नहीं मिला है। अगर हम आपके संविदा पे बहाल अगर कर्मचारी हैं तो हमारी हैसियत क्या है आपकी कंपनी में, हमारा वेतन कितना है वास्तविक रूप से, हमारा कौन कौन सुविधा मिलता है हमारे सरकार की तरफ से, यह बात जानने का हमें हक है। और अगर आप बड़ी कंपनी चलाते हैं, कारपोरेट सेक्टर चलाना चाहते हैं तो कारपोरेट सेक्टर का एक नियम है और वो पहले ऑफर लेटर में हर बातें साफ साफ कहता है। क्या किसी भी संविदा कर्मी को आपकी कंपनी ने, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किसी कंपनी को कहा है कि हम सरकार से लेंगे 25,000, 20,000, 30,000 जो जिस रेट पे उनका एग्रीमेंट हुआ हो और हम आपको देंगे मात्र 10,011?
अगर यह कह के एग्रीमेंट करा के अगर आप हमारे बिहार के युवाओं को अपने यहाँ रोजगार दे रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर ऐसा आपने नहीं किया है और आपने ऐसा किया ही नहीं है, इसलिए आपकी कंपनी 420 वाली काम कर रही है। और आप चाहे जिस भी सांसद, एमएलए और किसी भी बड़े पदाधिकारी का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, चोर हमेशा जेल के पीछे जाता है, जेल के सलाखों के अंदर जाता ही जाता है। जब जेल के एआईजी के घर छापा पड़ सकता है तो आप किस खेत की मूली? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो बरसों आपका इस काला सच से सरकार का ध्यान आएगा। कुंभकर्णी नींद से सरकार जागेगी और यही वो स्वास्थ्य विभाग है जो आप पर एफआईआर भी करेगा और आप सलाखों के पीछे भी जाएंगे। अगर हमारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्या गुनाह है उनका? क्या गुनाह है उनका? कोई भी कंपनी को आप नया कंपनी ले आते हैं जब लगता है कि ये लोग ज्यादा आंदोलन के मूड में है या कोई नया एक शक्ति बन के उभर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक नासूर बन सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक मजबूती से ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए एक मजबूत संगठन खड़ा कर सकते हैं, तो एक नई कंपनी को लाकर रख दिया जाता है और नई कंपनी अब अपने तरीके से बहाली करेगी। किसी के बाप के नौकर है, किसी का कोई जागीर में है, गुलामी का चल रहा माहौल। ये आजाद देश है, लोकतांत्रिक प्रदेश है और इस लोकतांत्रिक प्रदेश में ये काला कानून, ब्रिटिश हुकूमत वाला कानून नहीं चलेगा और सबको मिलकर आवाज लगाना होगा। बिहार के 534 प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर को अपनी एकजुटता का परिचय देना होगा, गोलबंद होना पड़ेगा और आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। कौन सी गारंटी है नौकरी की? और सबसे बड़ा हास्यास्पद बात तो यह है कि ये कंपनी विभाग से काम लेने के लिए कितनी मोटी रकम देती है पदाधिकारियों को, मंत्री को और सरकार को, ये तो वो जाने, क्योंकि बगैर नजराने के तो इनको ये काम मिलने वाला है नहीं। आजकल साफ सफाई से लेकर मैन पावर सप्लाई तक हर कोई आउटसोर्स पे ही काम हो रहा है, बल्कि गाड़ी भी आउटसोर्स पे ही जा रहा है। आजकल कई ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं जो बिहार के, चाहे सिविल सर्जन हो, डीपीएम हो, कोई भी पद पर बैठा हुआ पदाधिकारी हो, वो अपने गाड़ी में तेल का भी चोरी करता है। कितना बड़ा पेट है इन लोगों का कि भरता ही नहीं। वेतन मिलता है अलग, क्वार्टर मिलता है अलग, अन्य सुविधाएं मिलती है अलग, गाड़ी मिलता है अलग, गाड़ी का किराया मिलता है अलग और गाड़ी में जो तेल मिलता है उसमें भी डंडी मारते हैं लोग। कहां रखेंगे पैसे? और उसी विभाग में काम कर रहा संविदा कर्मी की दर्दनाक स्थिति। जितना लोग ये लोग तेल का पैसा चोरी करता है, जितना लोग स्टेशनरी के नाम पे लोग पैसा का चोरी करता है, एक कमजोर और लाचार छोटे छोटे लोग, काम करने वाले लोग कहीं स्टेशनरी का सप्लाई कर रहे हैं 2-4 रुपया कमाने के लिए, ये लोग इतने निठल्ले और निकम्मे लोग हैं, उनसे भी ये लोग कमीशन ले लेते हैं। अरे जो 1000-2000 रुपया का स्टेशनरी सप्लाई करने वाला, 10,000-20,000 का स्टेशनरी सप्लाई करके 2-4 हजार कमाने वाला आपको ही अगर 10-5 रुपये का नजराना दे देगा तो कहीं ना कहीं वो डंडी मारेगा। और सबको चोर बनाने का काम ये सरकार के, विभाग के बड़े पदाधिकारी लोग करते थे और कहते हैं कि आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बड़े ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। अब लगता है कि ये लोग इसीलिए आते हैं कि एक बार किसी तरीके से ये नौकरी मिल जाए तो ये लोग अपने आप को रतन टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से कम नहीं बनना चाहते। भले ये कमा ना पाए अलग बात है, लेकिन मनसा इनकी यही रहती है और ये लोग लूटते ही लूटते हैं। आज डाटा एंट्री ऑपरेटर के कई ऐसे साथी हैं, मैं नाम किसी का नहीं बोलना चाहता, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि रविवार को बुलाते हैं, 10 बजे से 7 बजे 8 बजे तक सेवा लेते हैं, 30 दिन काम लेने के बाद समय पे वेतन नहीं मिलता है और ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं, कब हटा दिया जाए या कह दिया जाए कि ये है ही नहीं हमारे। ये कौन सी बड़ी बात? जिसको अभी तक लेटर नहीं मिला, ज्वाइनिंग लेटर, क्यों नहीं दिया लेटर? क्या कागज नहीं आपके पास? अविनाश जी, क्या कागज की कमी है? एक लेटर आपको पूरे बिहार में जितने भी कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी हैं जिनको आप लेटर पैड पे एक अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे सकते? आप इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आपका पूरा सच सामने आने लगेगा। और कई ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं
जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ मिलकर कंपनी की चापलूसी करते हैं और कंपनी का महिमा मंडन करके डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बात जानकर जाके रखा जाता है चाटुकारिता में, ताकि उनकी नौकरी पक्की रहे। अरे भाई हमारा है, चाहे वो 1 साल पहले भर्ती हुआ हो इस संविदा के रूप में, चाहे 10 साल पहले या आने वाले 2 साल के बाद कोई नया भाई आएगा, तो जब ये पदाधिकारी एक हो सकते हैं, जब ये कंपनी वाले एक सुर हो सकते हैं, एक में एक मिल जाते हैं, तो आप जिसके साथ काम कर रहे हैं 30 दिन 10-10 घंटे, उनके साथ ये सौतेलापन व्यवहार क्यों? ये आपको भी समझना पड़ेगा क्यों हो रहा है। और पटना उच्च न्यायालय में कई मामला आया कि कई जगह बार पटना उच्च न्यायालय में भी मामला गया और घूम फिर के वापस चला आता है। बस इसका कारण एक है कि कहीं ना कहीं हम लोग, जो हमारे इस बिहार के युवा हैं, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, वो यह सोच कर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ये 10,000 का ही नौकरी छूट जाएगा तो क्या करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने तो कह दिया है कि बीए पास हो जाओ, पकौड़ा चलो भाई। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको क्या करना है आपको मालूम है। और ये कंपनी वाले बिहार के युवाओं के पीड़ा को बढ़िया से जान गए हैं कि ये बिहार के युवा रोजगार नहीं करेंगे, ये संविदा पे नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं व्यापार के बलिष्ठ पर। और यही कारण है कि ये कंपनी वाले एक ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख रुपए भी लेते हैं। ऐसी भी शिकायतें मेरे पास आई है, बल्कि हमने खबरें छापी है और हमें कहने में कोई डर नहीं, क्योंकि अगर आप चोर हैं तो आपको चोर ही कहा जाएगा। बुरा लग रहा हो तो आप फिर एक मुकदमा ठोक सकते हैं, क्योंकि हम अपनी नौकरी नहीं मांग रहे, मुझे आप पर आपकी नौकरी की कृपा की जरूरत नहीं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर देने में क्या परेशानी है, उनको कितना वेतन देते हैं फिक्स तो होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये झंझट से मुक्ति ही मिल जाए तो क्या दिक्कत है। अगर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव पढ़ते हैं, जो बहुत ही विद्वान और बहुत ही कारगर पदाधिकारी है, उनको इस बात को अमल में लाना चाहिए, ध्यान में लाना चाहिए कि ये संविदा कर्मी अगर वास्तविक रूप से अगर सीधे सरकार से अगर ये संविदा कर्मी हो जाए तो क्या परेशानी है। ये काम उतना ही करेंगे, लेकिन पूरी वफादारी और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि इनका शोषण नहीं होगा। क्योंकि ये कंपनी शोषित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, अपमानित कर रही है और बदनाम हो रहा है सरकार, बदनाम हो रहा है विभाग। लेकिन इससे विभाग के पदाधिकारी और सरकार के पदाधिकारियों को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इनका तो ना ही शारीरिक शोषण हो रहा है, ना ही आर्थिक दोहन हो रहा है, ना ही मानसिक रूप से प्रताड़ित है। इनका तो ज्वाइनिंग और रिटायरमेंट सब कुछ फिक्स है। इसलिए सबको शामिल होने की बात, मैं कई बातें कहता, लेकिन चूंकि कई डाटा एंट्री ऑपरेटरों ने मुझसे आग्रह किया कि बहुत सारी बातें हैं जो मत बोलिएगा, मत बताइएगा, मत कहिएगा, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि गोलबंद होइए, एकजुट होइए, क्योंकि आपकी एकजुटता रंग दिखाएगी और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आपकी आवाज बुलंद होगी और आप एकजुट होकर काम करेंगे। आपको समय के साथ आपका माहौल बनेगा और आप देखेंगे कि आपकी एकजुटता ने किस प्रकार से ये किया है। कई लोगों का आया है हमारे पास, एक रंजन मिश्रा जी है, उन्होंने लिखा है कि भैया अपना फोन नंबर दीजिए, हम संपर्क करते हैं आपसे। नंबर लिखिए, मेरा नंबर है 9431073769। मेरा मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है 9431073769। आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक आप कभी भी हमसे सेवा ले सकते हैं। जो हमसे बंद पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। एक जैन बी झा जी है, उन्होंने लिखा है कि 200% बार्गेनिंग हो रही है। सर हमें लगता है कि बिना पैसे का सारे लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, मजबूर बना मजदूर। बिल्कुल सही कहा, मजदूर बना है, लेकिन ये मजबूर क्यों बना है? हम अगर ये शपथ ले लें, बिहार के युवा अगर ये शपथ ले लें कि हम किसी भी सूरत में, हम टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें डाटा एंट्री ऑपरेटिंग का पूरा ज्ञान है, हम क्यों दे 2 लाख रुपया 10,000 के वेतन के लिए? अगर 10 लाख रुपया बैंक में जमा कर देंगे तब भी आपको 6-7 हजार रुपया इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। तो 3,000 में 8 घंटा गुने 30 दिन का जो मजदूरी करने का क्या मतलब बनता है?
एक भी रुपया घूस नहीं देने का आदत बनाना होगा। और नौकरी कैसे नहीं मिलेगी यार? अगर हम इस बिहार के लोग हैं, हम अगर युवा हैं और हम अपनी एकजुटता का परिचय देंगे तो ये कंपनी बिहार में काम करेगी और रोजगार नहीं देगी। इन कंपनियों को भागना पड़ेगा बिहार से, क्योंकि हम और आप जब मिलके जब इस समस्या के समाधान के लिए एकजुट हो गए, जब युद्ध के मैदान में, धर्म युद्ध के मैदान में लोकतांत्रिक तरीके से अगर आवाज बुलंद करेंगे तो ये कंपनी वाले 1 लाख 2 लाख जो 2.5 लाख में ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं, ये बंद हो जाएगा। आप एक बार हिम्मत तो जुटाइए। नहीं लेंगे नौकरी 2 लाख रुपया देके, 1 लाख रुपया देके, हम नौकरी लेंगे। हमारे सरकार ने संविदा पे काम करने के लिए दिया, संविदा पर भी 2 लाख घूस, और ये सब कुछ जानता है विभाग, क्योंकि उनका भी कमीशन है इसमें। उनके बच्चे बढ़ेंगे नहीं आगे। जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी है, जितने भी भ्रष्ट राजनेता है, उनके बच्चों का स्थिति देख लीजिए। वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल विकलांग है, निःशक्त है वो, और शायद उनको पता है कि उनके बाप के करने का दंड उनको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आप इस बात को समझिए कि हमको बगैर घूस का अपना लेना है नौकरी। सरकारी नौकरी मिल जाए बहुत बढ़िया। अगर संविदा पर भी मिल रहा है अगर, तो हम पैसा देके बहाल नहीं होंगे, और जो पैसा देकर बहाल हो रहे हैं उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करें एकजुटता के साथ, तो निश्चित तौर पे कंपनी पे प्रभाव पड़ेगा। एक उदय कुमार जी है, उन्होंने लिखा है कि जीविका में MIS की बहाली के लिए जिस कंपनी को लाया गया था, वह कंपनी उन लोगों से 1 लाख रुपया लेकर MIS लड़कों को बहाली करती थी। स्वाभाविक सी बात है, कंपनी की भी मजबूरी है, आप समझिए। अगर आप कंपनी के दृष्टिकोण से, चूंकि हम पत्रकारिता करते हैं, हमारा दोनों एंगल, क्योंकि कंपनी आप क्यों पैसा दे रहे हैं, और कंपनी जिसने L1 होने के लिए, क्योंकि आजकल तो सब कुछ टेंडर होता है, आउटसोर्स पर भी जो काम होता है तो टेंडर का खेला है, तो आउटसोर्सिंग में L1 होने वाला व्यक्ति जो कंपनी है, वो भी L1 होने के लिए बड़ी मशक्कत करती है। जैसे आप नौकरी पाने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपया दे रहे हैं कि हम संविदा पे बहाल हो जाए, तो संविदा पे काम करने वाली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी विभाग के बड़े पदाधिकारी और सरकार के नेताओं को बड़ी मोटी रकम देती है ताकि वो L1 हो जाए, उसको ये काम मिल जाए, और उसी का दंड भुगतना पड़ता है हमारे युवाओं को। क्योंकि अगर किसी कंपनी ने 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ रुपया में अगर किसी ने अगर कोई ठेका लिया है, तो वो पैसा कहां से असूलेगा? वो हमारे बिहार के युवाओं से असूलेगा। बिहार में पूरी कंपनी काम कर रही है, इसलिए ऐसी कंपनी पर अगर आपको शोषण हो रहा हो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो आप जाइए न्यायालय में, गुहार लगाइए। आज नहीं तो फैसला मिलेगा। न्यायालय के घर देर है, अंधेर नहीं है, सजा होती है। इस देश में मुख्यमंत्री जेल जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री जेल जाते हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी जेल जाते हैं, मुख्य सचिव जेल जाते हैं, तो ये छोटी छोटी कंपनियों की क्या औकात, क्या हिसाब पदाधिकारी होगी। इसलिए हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा वाजिब हक, ये कंपनी जानबूझ के एक षड्यंत्र है। बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को जो रोजगार के लिए लड़ते थे, पहले जहां मोदी जी को 2 करोड़ की नौकरी की बात थी, अब संविदा पर नौकरी की बात आ गई, और संविदा पर में कई कंपनी बदलने की बात आ गई। गारंटी नहीं है कि आप परमानेंट है। पहले तो आपके संविदा पे नौकरी है, आप 11 महीने रहेंगे कि 11 साल रहेंगे, ये तो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। मेहरबानी होगी तो आपको रखेगा, आपका चेहरा पसंद होगा तो आपको रखेगा, आप चटुकारिता करेंगे तो आपको रखेगा, या फिर आप आर्थिक शोषण, दोहन, प्रताड़ना सह के कंपनी की सेवा करना चाहते हैं तो रखेगा। इसीलिए तो आपकी आवाज मजबूती से बुलंद न हो पाए, इसीलिए जानबूझकर कंपनी बदल दिया जाता है। जब लगेगा कि यह कंपनी सरकार के और विभाग के लिए बड़ा खतरनाक साबित होने वाला है, तो कंपनी बदल दी जाती है। चाहे वो 102 एम्बुलेंस का मामला हो या फिर अन्य किसी का मामला, कंपनियां बदल जाती हैं। बल्कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी सब पहले कई कंपनियां आई, बदल गई। अब उर्मिला है, कभी भी उर्मिला रामलीला बन सकता है, कभी भी घाटशिला बन सकता है, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि जब तक पदाधिकारी की कृपा इन पर है, जब तक राजनेताओं का आशीर्वाद इनको प्राप्त है, तब तक इनका काम चल रहा है। एक लव यादव जी है, उन्होंने लिखा कि सरकारी कर्मचारी बिना कमीशन का कोई काम नहीं करते। यही लोग जेल भी जा रहे हैं। अभी किसी आपने सुना है डाटा एंट्री ऑपरेटर को जेल जाते हुए? ये चोर है, जा रहे हैं जेल। आप लोग अपनी कर्मठता, अपनी योग्यता, अपनी दक्षता, अपनी निष्ठा पर आप लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जो आदमी 8 घंटा 10 घंटा सेवा दे रहा है, उसको ये मालूम है कि हमारे परिश्रम का ही हमको ये फल मिलने वाला है।
उनको तो एक खैरात मिल गया, उनको नौकरी मिल गई, उनको लगता है कि हमारा बाप का मकान है, हम जितना चाहे वहाँ कमीशन ले लें, लेकिन जेल भी वही जाते हैं। आप उन सब चक्रों से बचिए लव यादव जी। जो सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, पत्रकार, कलाकार, ठेकेदार कोई भी हो, अगर वह अपने हिस्से से ज्यादा कमाई करेगा तो उसको हजम नहीं होने वाला है, भले कुछ दिन तक छिप जाए, बच नहीं सकता। और जब यहाँ बच भी जाएगा तो ऊपर वाले के नजरों से नहीं बच सकता, उनका अंत बड़ा बुरा होता है। आपने नाम सुना होगा सजल चक्रवर्ती का, मुख्य सचिव थे, मरे तो कोई मिलने वाला नहीं, जेल में थे तो कोई मिलने जाने वाला नहीं। आप अपने परिवार के साथ हैं क्योंकि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी से काम करिए और आप देखिएगा इसका फलाफल बहुत बेहतरीन निकलेगा। सागर कुमार जी लिखते हैं कि पटना के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जो और रात्रि गार्ड है उनका भी पैसा ठेकेदार खा जाते हैं और आधा ही देते हैं। बिल्कुल, अरे सिक्योरिटी गार्ड का मामला हो या स्वीपर का, ये इतना स्तर गिरा लिया है इन लोगों ने पैसा कमीशन लेने के लिए कि ये झाड़ू मारने वाले, साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों का भी पैसा लेते हैं। अरे इनका बस चले तो वेतन ही नहीं दे, बोले कि आपको वेतन की क्या हो सकता है, आप लोग तो भगवान के दूत है, श्रम करिए, परिश्रम करिए, घर जाइए। इसलिए आप जरूरत आन पड़ा है एक आंदोलन का, एक ऐसे आंदोलन का। ऐसा ही दौर 1974 में इमरजेंसी का दौर आया था और इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक आंदोलन चला था। ठीक वैसा ही वातावरण पूरे बिहार में, और चूंकि ये बिहार आंदोलन की जननी है, लोकतंत्र की धरती है, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जो देश में संविदा पर जो खेल चल रहा है, बड़ी कंपनी और बड़े ठेकेदार और पदाधिकारियों को मिली भगत करके, राजनेताओं को मिली भगत करके, इसका पतन अब बहुत निकट समय में होने ही वाला है, क्योंकि अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं। हर किसी का बेटा, क्योंकि अब सरकारी नौकरी लगता नहीं, और हर किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार, परिवार, मित्र कहीं ना कहीं संविदा पे काम कर रहा है, चाहे वो विभाग कोई भी, और वो सभी जगह शोषण हो रहा है। जब घर में बैठते हैं तो लोग बात करते हैं कि विभाग में विकास क्या हो रहा है, अब उसकी कोई बात नहीं करता, बल्कि सब जगह यही बात होती है कि हमारा वेतन इतने दिनों के बाद मिला है, हमारा पीएफ कट गया, हमारा ईएसआईसी का पैसा नहीं मिला, 6 महीने से हमको पैसा नहीं मिलता। अब स्थिति इतनी भयावह हो गई। एक मुन्ना कुमार जी है जिन्होंने लिखा है कि 18,000 ही नहीं बल्कि 1/4/2022 से 21,000 कुछ रुपया हो गया है, बल्कि इतना नहीं मिलता। आप सोचिए, अगर 21,000 रुपया हो गया है और हमारे डाटा ऑपरेटर भाइयों को 10,000, 11,000 मिल रहा है, तो ये 10,000 बीच में कमीशन खाने वाला कौन है? क्या अविनाश अकेले पैसा खाता है, या फिर अविनाश के साथ उस पदाधिकारी लोग जो आपस में मिलकर लोग बनकर बात कर रहे हैं? ये खेल नहीं है। और क्या यह बात मंगल पांडे और नीतीश कुमार नहीं जानते? और अगर ये नहीं जानते हैं तो इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है तो आराम करिए, शोषण बंद करिए। मंत्री जी को जानकारी नहीं है कि 21,000 हम दे रहे हैं, हमारा ही पैसा से हमारा काम करने वाला जो कर्मचारी है उसको मिल रहा है 10,000, और जो कंपनी काम करवा रहा है वो कमा रहा है 11,000, और वो भी 30 दिन काम करा के। किस श्रम की बात करते हैं, किस श्रम अधिनियम की बात करते हैं? कहाँ है श्रम कानून? सबको ठेंगा दिखाया जा रहा है पूरे बिहार में। और नीतीश कुमार कहेंगे कि सुशासन की सरकार है, हम सेवा यात्रा पर निकले, हम सुधार यात्रा पर निकले। क्या सुधार यात्रा पे? अपने सुधर जाइए, नहीं तो लोग सुधारेंगे आपको। आप किस सुधार यात्रा की बात कर रहे हैं? यही सुधार हो रहा है कि आप किसी भी कर्मचारी का वेतन देते हैं 20,000 और उसको मिलता है 10,000, और आप कह रहे हैं कि सुशासन है। अरे कितना लूटेंगे, कितना गिरेंगे आप? इस बात को समझिए, अन्यथा यह सुधार यात्रा में आप जहां जहां जा रहे हैं वहीं वहीं आपकी इज्जत प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि पूरे खेल में मंत्री और मुख्यमंत्री सहित सारा विभाग का पदाधिकारी कंपनी के साथ मिलकर ये दोगलापन और ये दोगली नीति का काम कर रहा है। आखिर किस श्रम कानून की बात करो? श्रम मंत्री जिज्ञेश कुमार, इनको तो पता नहीं श्रम मंत्री है, श्रम आती भी है या नहीं आती है। अगर श्रम मंत्री को श्रम आती तो श्रम कानूनों का पालन कराते ईमानदारी से, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है इनके ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी है, इसके मंत्री, और वो भी भाजपा के ही है मंत्री। ये पूरा खेल पूरा मिली भगत करके चल रहा है। श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग या कोई भी विभाग हो, सब विभाग का वही खेल। सागर कुमार लिखते हैं कि जीविका के कर्मचारियों का वेतन काफी कम है, जबकि अधिकारियों का वेतन और भ्रष्टाचार दोनों ही बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि संघीय शक्ति के लिए लड़ना पड़ेगा, मिलके तो काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम कर्मचारी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, हमारे सागर जी
थोड़ा जीविका पर ज़्यादा ही चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बांका के कोई भी अधिकारी केवल सच के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सारे लोग हमारे कैमरा देखते ही हमसे पल्ला झाड़ लेते हैं और भागने लगते हैं। सच बोलिएगा तो होगा ही ना, सच बोलिएगा तो हल्ला होगा। अरविंद मिश्रा जी नवादा से लिखते हैं कि रोह पीएससी में एक बोरिंग को 3 बार राशि निकाली गई। नवादा सदर अस्पताल में कृषि विभाग की डिग्री पर हेल्थ मैनेजर बनाया जाता है। अरे यहाँ पे तो हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो महावीर मंदिर के आगे भीख मांगता था, वो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहा है। आप समझिए कि क्या हो रहा है इस पूरे बिहार में कि कृषि विभाग के डिग्री पर हेल्थ मैनेजर। अरे यहाँ कुछ भी हो सकता है, बिहार है, सब कुछ संभव है। क्योंकि बार बार नीतीश कुमार कहते हैं नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, इसीलिए भ्रष्टाचार हर बार है। इतने पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, थोड़ा सा भी शर्म नहीं बचा इन लोगों का। और ये कहेंगे कि पत्रकार बार्गेनिंग करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है, बड़ा लेवल पे, बड़े स्तर पे बार्गेनिंग करना चाहता है। क्या देंगे आप? अगर हमारे इस पूरे बिहार के जो 10 लाख संविदा कर्मी हैं, हमारे संविदा कर्मी ने अगर मुझे आशीर्वाद के रूप में 1 रुपया दे दिया ना तो 10 लाख देंगे। कितना दलाली देंगे आप पत्रकारों को? अविनाश कुमार जी कितना पैसा देंगे आप? आपको घर में भी बच्चे हैं, भाई हैं, और आप क्या थे आज से 10 साल पहले? आपकी क्या औकात थी 10 साल पहले? ये हम जानते हैं। पूरा डाटा, पूरा खाका निकाल के रखा है हम लोगों ने। धीरे धीरे परत दर परत खोलेंगे, क्योंकि ज्यादा समय ले लिया हमने आपका और हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर भाइयों का। सरकार इस मांग को सिर्फ स्वीकार करे कि आप खुद बहाल करें संविदा पर। आप क्यों नहीं बहाल कर सकते? क्या दिक्कत है आपको? पहले पेट्रोल डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली नहीं करता था क्या? लेकिन पदाधिकारियों ने नया स्टाइल निकाला, क्योंकि उनको लगा कि हमको कैसे पैसा बचेगा। अब हम डायरेक्ट कर्मचारी से पैसा लेंगे हर महीना में, अगर 2-2000 तो घंटा फोड़ हो जाएगा, बड़ा खराब लगेगा, बड़ा प्रतिष्ठा धूमिल होगा। तो सीधा सीधी एक कंपनी को रखा कि ये ऑथराइज हमारी कंपनी रहेगी और यही असूल के हर एक महीना देगा, ताकि हम बीबी का गहना खरीद सके, अपने बच्चों को विदेश भेज सके, आकाश लीला मचा सके, बड़े बड़े आलीशान मकान बना सके, कई जगह प्लॉट खरीद सके, और बाद में ऐसे ही दुष्ट भ्रष्टाचारियों की जमीन संपत्ति आर्थिक अपराध इकाई निगरानी विभाग जब्त कर लेती है। क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा खाइएगा तो डाइजेस्ट तो होगा नहीं, तो उसके लिए तो डाइजेस्ट का काम करिए रहा है निगरानी विभाग। इसके बावजूद भी सुशासन सरकार में लोग समझ नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार को चाहिए कि सरकार के जो संविदा कर्मी है उनको एक बार बुला के बैठे, उनसे जानने की कोशिश करें कि आपके सरकारी राजस्व का लुटेरा कौन है और आपका कर्मचारी परेशान है। पैसा आप दे रहे हैं, आपका पैसा मिल रहा है कंपनी को, कंपनी नहीं दे रही है कर्मचारियों को, तो ये कंपनी बीच का जो दलाली है, जो बिचौलिया, उसको हटा क्यों नहीं दिया जाता? अगर वास्तव में नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार में जो युवा, क्योंकि ज्यादातर डाटा एंट्री ऑपरेटर बिल्कुल युवा है, नौजवान है, बिहार की नया भविष्य है, जो सरकार के हर विभाग में काम कर रहे हैं, सरकार के दस्तावेजों को ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, कोई बात बाहर नहीं करते, कई चीजें जानकारी नहीं देते, बावजूद इसके इनका शोषण, दोहन और आर्थिक प्रताड़ना इनको दिया जा रहा है। सरकार अगर सीधे सीधे तौर पे संविदा पे अगर बहाल करे, चाहे विभाग कोई भी हो, तो एक भय का वातावरण जो डाटा एंट्री ऑपरेटरों में है वो खत्म होगा। जितना पैसा देना चाहते हैं उतना ही में आप नियुक्त करें, लेकिन कम से कम बीच में जो दोहरी नीति करने वाले लोग हैं उससे तो जान बचेगा। आप पीएफ दे रहे हैं कि नहीं दे, आप मत दीजिए ना पीएफ। ऐसे भी 15,000 से ऊपर पाने वाले को पीएफ नहीं मिलता, तो आप सीधा सीधी कर ना दीजिए कि भैया 20,000 पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली करेंगे, 15,000 पे डाटा एंट्री की बहाली करेंगे, तो कम से कम 15,000 का 15,000 मिलेगा तो 26 दिन में 4 दिन छुट्टी तो मिलेगा। और नहीं तो फिर श्रम कानून और श्रम विभाग को बंद कर दीजिए, क्योंकि श्रम विभाग का कोई काम नहीं बचा है और मजदूरों का पलायन जारी है। और अगर आप नहीं सुधरे तो आपका भी पलायन निश्चित है। और बिहार की जनता ने आपको समझाने के लिए इस बार सबक दिया था 2020 में। आप 117 से सटक के आ गए 44 पे। आप औकात समझ लीजिए, बिहार की जब जनता जागरूक हो जाएगी, बिहार की ये जो 10 लाख नौजवान है, ये 10 लाख नौजवान का हर घर में 10 वोट तो होगा ही। 1 करोड़ वोटर अगर ठनक गए, अगर 1
करोड़ वोटर अगर आपसे भड़क गए तो आप अंदाजा लगा लीजिए, मुख्यमंत्री तो दूर, मुखिया के लायक भी आप नहीं बचेंगे। भले ही मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपको उपराष्ट्रपति बना दे, ये अलग बात है, क्योंकि राजनीति है भैया, सब कुछ संभव है। क्योंकि राजनीति और वेश्यावृत्ति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कपड़ा बदलता है और यहाँ पे सिर्फ सत्ता बदलता है, अंतर वही है। हम लास्ट में यही आग्रह करेंगे कि जो भी हमारे संविदा कर्मी भाई हैं, चाहे जिस भी विभाग में काम कर रहे हो, हमारा मोबाइल नंबर 94-310-73-76-9 9431073769 पे आप हमें भेज सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रहेगा, आपका विभाग आपके साथ गद्दारी कर सकता है, आपके कंपनी आपके साथ सौतेलापन व्यवहार कर सकता है, लेकिन हम आपको पूर्ण भरोसा दिलाते हैं कि ये केवल सच आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा, आपके साथ केवल सच आपके सूचना का व्यापार नहीं करेगा। बस इतना ही कहते हुए हम फिर अगले अंक में उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में विस्तार से हमारे पत्रकार शशि रंजन सिंह और राजेश शुक्ला इस पर लगे हुए हैं, वो खबर आएगी, चाहे पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो या कंपनी हो। जो गलत करेंगे उसको गलत कहेंगे, जो अच्छा काम करेंगे उसका अच्छा काम करेंगे। इसलिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमें सूचना दीजिए, हम आपकी लड़ाई निश्चित तौर पर लड़ेंगे। बाकी तो आप जो लड़ रहे हैं, आप अपने स्तर से लड़ते रहिए, अपनी आवाज़ अपने स्तर से बुलंद करते रहिए, लेकिन हम लोग अपने पत्रकारिता के माध्यम से और जरूरत पड़े तो न्यायपालिका के माध्यम से आपके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय बिहार।